नमस्कार, मेरा नाम रचना यदुवंशी है और मैं आपको किस्सा कहानी के फोरम पे प्रेमचंद जी का गोदान सुनाती हूँ। 82 चैप्टर्स सुना चुकी हूँ मैं आपको और आज 83rd यानी 83वें अध्याय की बारी है। जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ कि थोड़ा सा रिकैप आपको सुना देती हूँ ताकि आपकी निरंतरता बनी रहे। इसमें फिर से हमें प्रेमचंद जी शहर के परिवेश में रखे हुए हैं। पिछले अध्याय को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मिर्जा खुर्शेद को अब एक नई धुन सवार हुई है। वो समाज सेवी का रूप धारण करना चाहते हैं और उनसे तमाम गलतियां हुई हैं उनकी युवावस्था में, वो उनका पश्चाताप कर रहे हैं और इसी के शायद एवज में उन्हें ये सूझा है कि वो वेश्याओं का पुनर्निर्वासन कराना चाहते हैं। उन्हें याद आती है एक महिला जो उनके बीमार पड़ने पे उनकी शुश्रूषा उन्होंने की थी और लेकिन पलट के स्वस्थ हो जाने पे मिर्जा खुर्शेद ने उसको याद नहीं किया था। अब वो उम्र की लगभग शाम वाली अवस्था में है और अब उन्हें ये सब याद आ रहा है और उन्हें ग्लानि भी हो रही है, पश्चाताप भी हो रहा है और वो वेश्याओं की सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करना चाहते हैं, उसको ठीक करना चाहते हैं अपने प्रयासों से। और इसके लिए वो एक बीड़ा उठाना चाहते हैं कि नाट्य मंडली बनाना चाहते हैं और उसमें ऐसी वेश्याएं जो आना चाहें, या जैसा कि मिर्जा खुर्शेद का मानना है, इस विषय में मिस्टर मेहता से उनकी बातचीत हुई है और मिस्टर मेहता से वो बेसिकली क्या है कि सहायता मांग रहे हैं कि मेरे इस प्रयास में आप मेरी मदद करें। मिस्टर मेहता जब उनके इस पूरे प्रयोजन को सुनते हैं तो वो उनसे इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि बहुत सारे तरीके हैं रोजी रोटी कमाने के और यही कोई एक तरीका नहीं है। मतलब मिस्टर मेहता का थोड़ा सा पुट ये है कि अगर जिसे नहीं आना, जो अगर ठान ले कि इस व्यवसाय में नहीं आना, तो वो नहीं आएगी और इसमें हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। और बहुत सारी दार्शनिक बातें होती हैं, सामाजिक बातें होती हैं मिर्जा खुर्शेद और मिस्टर मेहता के बीच में। मेहता का कहना यह है कि वेश्याएं तब तक रहेंगी समाज में जब तक अमीरजादे रहेंगे, अय्याश लोग रहेंगे। एक तबका पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता। मतलब वो एक तरीके से देखा जाए तो अर्थशास्त्र के डिमांड एंड सप्लाई की बात कर रहे हैं। चूंकि समाज में डिमांड रहती है, चूंकि अमीरजादे हैं, चूंकि रईस लोग हैं, उनको इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है और वो जाते हैं। जब तक डिमांड है सप्लाई रहेगी। इसमें मिर्जा खुर्शेद जो है वो सहमत नहीं होते और बहस की स्थिति आ जाती है तो बात कुछ बन नहीं पाती। अब जो आगे है वो मैंने आपको बताया था कि नया अध्याय है और यहां से फिर जो मैंने आपको पहले ही हिंट दिया था कि 83वें अध्याय में मेहता और मालती का ही जिक्र करने वाले हैं प्रेमचंद, तो वही है आगे। अब सुनिए 83rd चैप्टर। डॉक्टर मेहता परीक्षक से परीक्षार्थी हो गए हैं। मालती से दूर दूर रहकर उन्हें ऐसी शंका होने लगी है कि उसे वो कहीं खो न बैठे। कई महीनों से मालती उनके पास नहीं आई थी और जब वे विकल होकर उनके घर गए तो मुलाकात नहीं हुई। जिन दिनों रुद्रपाल और सरोज का प्रेमकांड चल रहा था तब तो मालती उनकी सलाह लेने प्राय 1-2 बार रोज आती थी, पर जब से दोनों इंग्लैंड चले गए थे उनका आना जाना बंद हो गया था। घर पर भी वो मुश्किल से ही मिलती थी। ऐसा मालूम होता था कि जैसे अब वो उनसे बचती हैं, जैसे बलपूर्वक अपने मन को उनकी ओर से हटा लेना चाहती हैं और जिस पुस्तक में इन दिनों वो लगे हुए थे वो आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी, जैसे उनका मनोयोग लुप्त हो गया था। गृह प्रबंध में तो वो बहुत कुशल न थे। सब मिलाकर 1000 रुपए से अधिक महीने में कमा लेते थे, मगर बचत एक धेले की भी नहीं होती थी। रोटी दाल खाने के सिवा उनके हाथ कुछ आता नहीं था। तकल्लुफ अगर कुछ था तो वह उनकी कार थी जिसे वो खुद ड्राइव करते थे। कुछ रुपए किताबों में उड़ जाते थे, कुछ चंदों में, कुछ गरीब छात्रों की परवरिश में और अपने बाग की सजावट में, जिससे उन्हें इश्क सा था। तरह तरह के पौधे, वनस्पतियां विदेशों से महंगे दामों में मंगाना, उनको पालना, यही उनका मानसिक चटोरापन था। इसे दिमागी अय्याशी भी कहा जा सकता है। मगर इधर कई महीनों से उस बगीचे की ओर से कुछ विरक्त हो रहे थे और घर का इंतजाम भी बदतर सा हो गया था। खाते 2 फुलके और खर्च हो जाते थे 100 से ऊपर। अचकन पुरानी हो गई थी, मगर इसी पर उन्होंने कड़ाके का जाड़ा निकाल दिया। नई अचकन सिलवाने की तौफीक न हुई। कभी कभी बिना घी की दाल खाकर उठना पड़ता था। कब घी का कनस्तर मंगाया था उन्हें याद नहीं। महाराज से पूछें तो कैसे, वो समझेगा नहीं और उसे लगेगा कि उस पर अविश्वास किया जा रहा है।
आखिर एक दिन जब 3 निराशाओं के बाद चौथी बार मालती से मुलाकात हुई तो उसने इनकी हालत देखी और उससे रहा न गया। बोली, क्या अब जाड़ा यूं ही काट दोगे? ये अचकन पहनते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मालती उनकी पत्नी न होकर के भी उनके इतनी समीप थी कि ये प्रश्न उसने अपने सहज भाव से किया, जैसे अपने किसी आत्मीय से करती। मेहता ने बिना झेपे हुए कहा, क्या करूं मालती, पैसा तो बचता ही नहीं है। मालती को अचरज हुआ, तुम 1000 से ज्यादा कमाते हो और तुम्हारे पास कपड़े बनवाने के लिए पैसे नहीं है। मेरी आमदनी कभी 400 रुपए से ज्यादा नहीं थी, लेकिन मैं उसी में सारी गृहस्थी चलाती हूँ, बचा भी लेती हूँ। तुम क्या करते हो आखिर मुझे बताओ। मैं एक पैसा भी फालतू खर्च नहीं करता, मुझे ऐसा कोई शौक भी नहीं है। अच्छा, मुझसे रुपए ले जाओ, एक जोड़ी अचकन बनवा लो। मेहता ने लज्जित होकर कहा, अब की बनवा लूंगा, सच कहता हूँ। अब आप यहाँ आए तो आदमी बनकर आए। ये तो बड़ी कड़ी शर्त है। कड़ी शर्त? तुम जैसों के साथ बिना कड़ाई के काम चलता नहीं है ना। मगर वहां तो संदूक खाली था, किसी दुकान पर बेपैसे जाने का साहस नहीं पड़ता था। मालती के घर जाए तो कौन सा मुंह लेकर, दिल में तड़प के रह जाते थे। एक दिन नई विपत्ति आ पड़ी। इधर कई महीने से मकान का किराया नहीं दिया था। 75 रुपए माहवार बढ़ते जाते थे। मकानदार ने जब बहुत तकाजे करने पर भी रुपए वसूल न कर पाए तो नोटिस दे दिया। मगर नोटिस रुपए गढ़ने का तो कोई जंतर तो है ही नहीं। नोटिस की तारीख निकल गई, रुपए न पहुंचे, तब मकानदार ने मजबूर होकर नालिश कर दी। वह जानता था कि मेहता जी बड़े सज्जन और परोपकारी पुरुष हैं, लेकिन इससे ज्यादा भलमन सी और वे क्या करता कि 6 महीने जब्त किए बैठा रहा। मेहता ने किसी तरीके की पैरवी नहीं की, एक तरफा डिग्री हो गई। मकानदार ने तुरंत डिग्री जारी कराई और कुर्क अमीन मेहता साहब के यहाँ पूर्व सूचना देखने आया। क्योंकि उसका लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उसे मेहता कुछ वजीफा भी देते थे। संयोग से उसी वक्त मालती भी बैठी हुई थी। बोली, कुर्की? किस बात की कुर्की? अमीन ने कहा, वही किराए की जो डिग्री हुई है। मैंने कहा, हुजूर को इतला कर दूं, 400-500 का मामला है, कौन सी बड़ी रकम है, 10 दिन में रुपए दे देंगे तो कोई हर्ज नहीं है। मैं महाजन को 10 दिन तक उलझाए रखूंगा। जब अमीन चला गया तो मालती ने तिरस्कार भरे स्वर से पूछा, अब कहां तक ये नौबत पहुंच गई? मुझे आश्चर्य होता है कि तुम इतने मोटे मोटे ग्रंथ कैसे लिखते हो। मकान का किराया 6 महीने से बाकी पड़ा और तुम्हें खबर तक नहीं है। मेहता ने लज्जा से सिर झुकाकर कहा, खबर क्यों नहीं है, लेकिन रुपए बचते ही नहीं है। एक पैसा भी व्यर्थ खर्च नहीं करता मैं। हिसाब क्यों नहीं करते हो? जो हिसाब मैं करता नहीं, जो कुछ पाता हूँ सब दर्ज करता जाता हूँ। नहीं, इनकम टैक्स वाले जिंदा न छोड़ें। और जो कुछ खर्च करते हो वह, उसका कोई हिसाब नहीं। क्यों? कौन लिखे? बोझ सा पड़ता है। और ये पोथी कैसे लिख डालते हो? उसमें तो कुछ विशेष करना नहीं पड़ता, कलम लेके बैठ जाता हूँ। हर वक्त खर्च का खाता तो खोल के मैं नहीं बैठ सकता। तो ये रुपए कैसे अदा करोगे? किसी से कर्ज ले लूंगा, तुम्हारे पास हो तो दे दो। मैं तो एक ही शर्त पे दे सकती हूँ, तुम्हारी आमदनी सब मेरे हाथ में आए और खर्च भी मेरे हाथ से हो। मेहता प्रसन्न होकर बोले, वाह, ये भार ले लो तो कहना ही क्या, मूसलों ढोल बजाऊं। मालती ने डिग्री के रुपए चुका दिए। दूसरे ही दिन मेहता को वह बंगला खाली करने पर मजबूर किया। अपने बंगले में उसने उनके लिए 2 बड़े बड़े कमरे दिए। उनके भोजन आदि का प्रबंध भी अपनी गृहस्थी में कर दिया। मेहता के पास सामान तो ज्यादा नहीं था, मगर किताबें कई गाड़ियां आई थी। उनके दोनों कमरे पुस्तकों से भर गए। अपना बगीचा छोड़ने का उन्हें जरूर कलक हुआ, लेकिन मालती ने उन्हें पूरा अहाता उनके लिए छोड़ दिया, जो चाहे फूल पत्ती लगाएं। मेहता तो निश्चिंत हो गए, लेकिन मालती को उनके आय व्यय पर नियंत्रण करने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसने देखा आय तो 1000 से ज्यादा है, मगर वह सारी की सारी गुप्त दान में उड़ती है। 20-25 लड़के उनके वजीफा पाकर विद्यालय में पढ़ रहे हैं। विधवाओं की तादाद भी इससे कम नहीं थी। इस खर्च में कैसे कमी करे उसे सूझ नहीं रहा था। सारा दोष उसी के सिर पर मढ़ा जाएगा, सारा अपयश उसी के हिस्से में आएगा। कभी मेहता पर झुंझलाती, कभी अपने ऊपर, कभी प्रार्थियों के ऊपर, जो एक सरल उदार प्राणी पर अपना भार रखते जरा न सक चाहते थे। यह देखकर और भी झुंझलाहट होती थी कि इन दिनों दान लेने वालों से कुछ तो इसके पात्र ही न थे। एक दिन उसने मेहता को आड़े हाथों लिया। मेहता ने उसका आक्षेप सुनकर निश्चिंत भाव से कहा, तुम्हें अख्तियार है, जिसे चाहे दे दो, जिससे चाहे ना दो, मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जवाब भी तुम्ही को देना पड़ेगा। मालती ने चिढ़कर कहा, हाँ और क्या, यश तुम लो, अपयश मेरे हिस्से आए। मैं नहीं समझती तुम किस तर्क से दान प्रथा का समर्थन करते हो। मनुष्य जाति को इस प्रथा ने जितना आलसी और मुफ्तखोर बनाया है और उसके आत्मगौरव पर कैसा आघात किया है, उतना अन्याय भी न किया होगा। बल्कि मेरे ख्याल में अन्याय ने मनुष्य जाति में विद्रोह की भावना उत्पन्न करके समाज का बड़ा उपकार किया है।
मेहता ने स्वीकार किया, मेरा भी यही ख्याल है। तुम्हारा यह ख्याल नहीं है। नहीं मालती, मैं सच कहता हूँ। तो विचार और व्यवहार में इतना भेद क्यों? मालती ने तीसरे महीने बहुतों को निराश किया, किसी को साफ जवाब दिया, किसी से मजबूरी जताई, किसी की फजीयत कर दी। मिस्टर मेहता का बजट तो धीरे धीरे ठीक हो गया, मगर इससे उनको एक प्रकार की ग्लानि हुई। मालती ने जब तीसरे महीने में 300 की बचत दिखाई तो वो उससे कुछ बोले नहीं, मगर उनकी दृष्टि में उनका गौरव कुछ कम हो गया था। नारी में दान और त्याग होना चाहिए, उसकी वही सबसे बड़ी विभूति है। इसी आधार पर समाज का भवन खड़ा है। बड़े बुद्धि को वे आवश्यक बुराई समझते हैं। जिस दिन मेहता की अचकन बनकर आई और नई घड़ी आई, वो संकोच के मारे कई दिन बाहर नहीं निकले। आत्मसेवा से बड़ा उनकी नजर में कोई दूसरा अपराध नहीं था। मगर रहस्य की बात यह थी कि मालती उनको तो लेके जोड़े में कसकर बांधना चाहती थी, उनके धन दान पर द्वार बंद कर देना चाहती थी, पर खुद जीवन दान देने में अपने समय सदाशिवता को दोनों हाथों से लुटाती थी। अमीरों के घर वे बिना फीस लिए जाती नहीं थी, लेकिन गरीबों को मुफ्त देखती थी और मुफ्त दवा देती थी। दोनों में अंतर इतना था कि मालती घर की भी थी और बाहर की, मेहता केवल बाहर के थे। घर उनके लिए न था, निजत्व तो दोनों मिटाना चाहते थे। मेहता का रास्ता साफ था, उनकी अपनी जाति के सिवा और कोई जिम्मेदारी नहीं थी। मालती का रास्ता कठिन था, उस पर दायित्व था, बंधन था, जिसे वह तोड़ नहीं सकती थी, न तोड़ना चाहती थी। उस बंधन में उसे जीवन की प्रेरणा मिलती थी। अब उसे मेहता को समीप देखकर यह अनुभव हो रहा था कि वह खुले जंगल में विचरने वाले जीव को पिंजरे में बंद नहीं कर सकती, और बंद कर देगी तो वह काटने और नोचने दौड़ेगा। पिंजरे में सब तरह का सुख मिलने पर भी उसके प्राण सदैव जंगल की तरह जंगल के लिए तड़पते रहेंगे। मेहता के लिए घर बारी दुनिया एक अनजानी दुनिया थी, जिसकी रीत नीति से वो परिचित नहीं थे। उन्होंने संसार को बाहर से देखा था और उसे मक्र और फरेब से ही भरा समझते थे। जिधर देखते थे उधर उन्हें बुराइयां नजर आती थी, मगर समाज में जब गहराई में जाकर देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि इन बुराइयों के नीचे त्याग भी है, प्रेम भी है, साहस भी है, धैर्य भी है। मगर यह भी देखा कि ये विभूतियां हैं तो जरूर पर दुर्लभ हैं। और इस शंका और संदेह में जब मालती का अंधकार से निकलता हुआ देवी का रूप उन्हें नजर आया, तब वह उसकी ओर उतावलेपन के साथ सारा धैर्य खोकर टूटे और चाहा कि ऐसे जतन से छिपा कर रखें कि दूसरे की आंख उस पर न पड़े। लंबा चलेगा ये मालती और मेहता का प्रसंग, अगले अध्याय में मैं सुनाऊंगी। मैंने कुल मिला के अब आप देखिए कि जब एक दूसरे के बिल्कुल समीप आए हैं मिस्टर मेहता और मालती, तो यही हो रहा है कि दोनों को लग रहा है कि वो दोनों बिल्कुल एक से हैं, लेकिन कुछ बातों में बहुत अलग से हैं, जो कि बहुत स्वाभाविक है। किसी भी मित्र का या दाम्पत्य जीवन में आप खुद भी महसूस करते होंगे कि वही लोग साथ आते हैं जो एक से होते हैं, लेकिन जब साथ आ जाते हैं तब ये पता चलता है कि वो बहुत अलग भी हैं। और यही एकपन और यही विभिन्नता, यही मुझे लगता है कि ये मूल में होती है और जीवन के रस का मूल स्रोत होती है। सारी चीजें, सारे लोग एक से हो जाएं तो उसमें बहुत मोनोटनी है, बोरियत है, और सारे लोग बहुत विभिन्न हैं, बहुत ही विभिन्न हैं, तो वहां पे क्लैश की संभावना है। तो ये जो तालमेल है बिल्कुल एक जैसे समरूप होने का और विभिन्न होने का, मुझे लगता है कि किसी भी रिश्ते की यही खूबसूरती है और इसको मेंटेन करना चाहिए। आगे देखते हैं प्रेमचंद जी इस पे और आगे क्या लिखेंगे। मेहता मालती के इस प्रसंग को उन्होंने काफी 2-3 पेजों में और लिखा है, मैंने देखा। अगले प्रसंग में मैं आपको सुनाऊंगी कि मेहता और मालती क्या अपने इस रिश्ते को कोई मुकाम दे पाएंगे या कैसे चलेगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी अगले अध्याय के साथ। बने रहिए रचना यदुवंशी के साथ और प्रेमचंद जी के गोदान के साथ। नमस्कार, बहुत शुक्रिया।